कक्षा 10वीं गणित के क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो हर साल बोर्ड तो यूट्यूब पे लाइव ये क्लास चल रही है, आप लोग इस पर बने रहिए। चलिए आज हम इसको स्टार्ट करेंगे कि द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड एग्जाम 2021 में किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है और क्या क्या प्रश्न हमको छोड़ना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघातीय समीकरण में जो 1 नंबर वाले जो प्रश्न बनते हैं उन सभी में किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट जो बनता है वो पॉइंट ये है कि वर्ग समीकरण की पहचान 1 नंबर के लिए कि कौन सा बहुपद वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमको जो ध्यान देना है, एक्चुअली वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, वर्ग समीकरण का व्यापक रूप वह ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे a क्या है, ये है x² का गुणांक है, b जो है वह x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद है, अचर पद। तो इस प्रकार a x² का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद है। ध्यान देंगे इसको हम वर्गखंड में चर राशि का जो अधिकतम घात है वो 2 हो, चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी हम इस समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं। अब इसमें अधिकतम घात 2 के अलावा और किन किन बातों को हमको ध्यान देना है कि यह जो है वर्ग समीकरण है या नहीं। वर्ग समीकरण की पहचान, वर्ग समीकरण क्या है, इसका व्यापक रूप ये, और इसका जो पहचान हम किस प्रकार करें। तो पहचान के लिए सबसे जो पहला केस ये है कि इसमें चर राशि का जो घात है, चर राशि का घात अधिकतम 2 होने चाहिए, चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए इस प्रकार। नंबर दूसरा चीज़ देखेंगे कि इसमें जितने भी चर राशि होंगे उनके जो घात हैं, वो क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, इस प्रकार धनात्मक होने चाहिए। और तीसरा चीज़, ये जो हम चर राशि का जो घात लेंगे, चर राशि का जो हम घात लेंगे आज की क्लास जो है यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव क्लास है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। चर राशि की घात जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या, ये धनात्मक होने चाहिए। तो इस प्रकार हम कोई भी वर्ग समीकरण जो है या फिर कहें द्विघातीय समीकरण है उसका हम पहचान कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। पहला तो चर राशि का जो घात है वो अधिकतम 2 होना चाहिए, उसके बाद चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए और ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। या फिर कहें क्या नहीं होना चाहिए, अगर इसकी हम बात करना चाहें तो उसमें हम देख सकते हैं कि घात जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस, परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, परिमेय नहीं होना चाहिए। तो इन 2 केसों को यदि हम ध्यान देते हैं तो हम
वर्ग समीकरण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। आगे हम इसमें चेक करेंगे कि वर्ग समीकरण का मूल क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में मूल से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग समीकरण का मूल क्या है। वर्ग समीकरण के मूल क्या है, सबसे पहले हम ये नोट करेंगे। तो वर्ग समीकरण के मूल में देखिए कि किसी भी वर्ग समीकरण में x का वह मान, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, किसी भी समीकरण में x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वह उस समीकरण का मूल कहलाता है, उस समीकरण का मूल कहलाता है। तो वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, देखिए वर्ग समीकरण, किसी भी समीकरण में जितना घात होता है उस समीकरण का मूल भी उतने होते हैं। तो चूंकि वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप है वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए x की जो घात है वो 2 है। तो इस प्रकार इस वर्ग समीकरण के मूल भी हमको कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं। तो मूल को ज्ञात करने के लिए हम कुछ विशेष विधियों का उपयोग करेंगे। इस मूल को ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे जो बेस्ट जो तरीका है, हम बहुपद में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, बहुपद में कि दिए गए वर्ग समीकरण का मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड करने का मतलब यह है कि ये जो वर्ग समीकरण है उसको हम रैखिक समीकरण के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे। रैखिक समीकरणों के गुणनखंड के रूप में इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही रैखिक समीकरण के गुणनखंड के रूप में ये मिल जाएगा तो हम आसानी से दिए गए वर्ग समीकरण का हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमको एक वर्ग समीकरण दिया गया है, इसके मूल जो है हमको ज्ञात करने हैं। इसके मूल क्या क्या होंगे, या फिर कहें इसमें x के जगह में हम कौन सा वैल्यू रखें कि दोनों पक्ष 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो वर्ग समीकरण दिख रहा है इसको हम एक बहुपद के रूप में ले लेंगे इस प्रकार, x² माइनस 3x प्लस 2, और इसका मध्य पद को हम तोड़कर इसका गुणनखंड कर देंगे। तो मध्य पद को तोड़कर जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो दो चीज़ों को हमको ध्यान देना है। पहला चीज़ तो ये कि हम जो दो संख्या लेंगे उन दोनों का योगफल x के गुणांक के बराबर होना चाहिए, अर्थात -3 के बराबर होना चाहिए। और इन्हीं दो पदों को यदि हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल जो है x² के गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर है, अर्थात 2 एकम 2 के बराबर होना चाहिए। जोड़ने पे ऋण 3 के बराबर हो और गुणा करने पे 2 के बराबर हो, वो दो ऐसी संख्याएं हमको यहाँ पे चयन करना है। तो वो दो संख्याएं वो क्या क्या हैं, वो हैं ऋण 2 है और ऋण 1 है। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो देखिए हमको ऋण 3 मिलेगा, और ऋण 2 गुणित ऋण 1 करेंगे तो 2 एकम 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दो संख्याएं -3x को दो अलग अलग पदों के रूप में तोड़ देगा। तो देखिए इसको लिखने का ढंग हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2।
ये देखिए -2x -x, यदि इसको हम फिर से जोड़ते हैं तो हमको पिछला वाला पद ऋण 3x मिल जाएगा। इस बात को हमको ध्यान देना है कि अगला पद यदि हम करते जा रहे हैं तो यदि हम पीछे आएँ तो हमारा जो पहले वाला जो पद है हमको मिलना चाहिए, तभी हम जो स्टेप्स हैं वो सही कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है दो की हम यहाँ पे जोड़ी बना देंगे इस प्रकार, ऋण 2x x² ऋण 2x और ये -x+2 का इस प्रकार जोड़ी बना देंगे और इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकालेंगे। देखिए दोनों में x कॉमन है, हम बाहर निकाल दिए तो हमको मिल जाएगा x-2 और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे -1, कुछ भी कॉमन नहीं है अर्थात हम -1 निकालेंगे। अब ये हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बचेगा x-2। यदि हम ऋण कॉमन निकाल रहे हैं तो बचे वाले पद में अलग चिन्ह वाला पद बचता है। जैसे हम किसी पद में ऋण का गुणा करते हैं तो धन को ऋण और ऋण को धन कर देता है, बिल्कुल उसी प्रकार यदि किसी पद से हम ऋण कॉमन निकालते हैं तब भी वो धन का ऋण और ऋण का धन कर देता है। तो इस प्रकार देखिए ऋण x है तो धन x बचेगा और ये धन 2 है तो ऋण 2 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए x-2 फिर से कॉमन है, हम बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, ये बचा x-1। चिन्हों को ध्यान देंगे, ये x-1। तो इस प्रकार देखिए x² -3x + 2 का हम x-2 और x-1 के रैखिक बहुपद के रूप में हमने इसका गुणनखंड कर लिया है। तो इस प्रकार हमको ये रैखिक गुणनखंड के पद के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसका आसानी से हम x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड हमको मिला हुआ है तो ये x² -3x + 2 का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम x के मान को क्या कहते हैं, उसका मूल कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बहुपद x² -3x + 2 का मान शून्य होगा। कब शून्य होगा, यदि इसके गुणनखंड का मान क्या हो, शून्य हो, अर्थात x-2 × x-1 दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि ये x² -3x + 2 का मान 0 मिलेगा, अर्थात x का मान हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे मूल प्राप्त होगा। तो देखिए दो पदों का गुणनखंड यदि 0 है तो दोनों पद अलग अलग 0 होंगे, x-2 = 0 या फिर x-1 = 0। तो यहाँ से -2 को पक्षांतर कर देंगे, x के लिए हल करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 2 या फिर x बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1। तो इस प्रकार देखिए x के हमको 2 मान मिले, एक मिला 2 और दूसरा मिला 1। तो ये दोनों मान इस वर्ग समीकरण के मूल कहलाएंगे। आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं, x की जगह आप 2 रखेंगे तो ये दोनों पक्ष 0 आएगा और x का जगह में 1 रखेंगे तब भी दोनों पक्ष हमको 0 मिलेगा। तो इस प्रकार किसी भी वर्ग समीकरण का मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण का हम पहले एक बहुपद ले लेंगे, उस बहुपद को मध्य पद को तोड़कर हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे और x का जो 2 मान मिलेगा, x के जो 2 मान मिलेंगे उन्हीं मानों को हम उस वर्ग समीकरण का मूल कहेंगे। तो x का वह मान जो दिए गए समीकरण में रखने पर दोनों पक्षों को 0 कर दे या दोनों पक्षों को समान कर दे, तो x के उस मान को हम क्या कहते हैं, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल कहते हैं। तो इस प्रकार आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें वर्ग समीकरण के मूल है या नहीं चेक करने के लिए भी प्रश्न पूछता है। तो चलिए उससे रिलेटेड एक प्रश्न हम देखते हैं कि किस प्रकार हम मूल को चेक करें। मूल है या नहीं जांच कीजिए। तो जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, x² + 6x + 5 = 0 के लिए हमको जांच करना है कि यदि x की जगह हम ऋण 5 रखते हैं और x की जगह में ऋण 1 रखते हैं तो क्या इस वर्ग समीकरण का मूल है, अर्थात ऋण 5 और ऋण 1 क्या इस वर्ग समीकरण का मूल है, इसको हमको जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे,
का बायां पक्ष ले लेंगे और बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है देखिए, ये हमारा द्विघाती बहुपद है, वो है x² प्लस 6x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के जगह में -5 रख कर देखते हैं कि ये हमको 0 देता है कि नहीं। हम कर रहे हैं किसी भी वर्ग समीकरण का मूल हम जांच कर रहे हैं कि ये इसका मूल है या नहीं। यदि दोनों पक्ष 0 मिल जाता है तो ये इसका मूल होगा। तो x की जगह में हमको क्या रखना है, -5 और -1। तो सबसे पहले हम -5 रख रहे हैं। तो ये देखिए बायां पक्ष हमको क्या दे रहा है यहाँ पे, ये बायां पक्ष x² प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको -5 रखते जाना है। तो ये -5 का वर्ग धन 6 गुणित -5 और ये पहले से 5 दिया हुआ है। इस प्रकार -5 का वर्ग करेंगे, अर्थात 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 और ऋणात्मक संख्या को 2 बार गुणा करने पे हमको हमेशा धन संख्या प्राप्त होती है। अगला है 6 × 5 = 30। चूंकि अलग अलग संख्याओं को गुणा हो रहा है इसलिए ये -30 हो जाएगा और ये धन 5। इस प्रकार धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ेंगे, समान चिन्ह वालों को जोड़ते हैं तो ये 25 और ये 5 जुड़कर 25 और 5 30 हो जाएगा और ये -30। इस प्रकार 30 और 30 को घटा देंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। तो देखिए वर्ग समीकरण का दायां पक्ष भी क्या है, 0 है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इस प्रकार दायां पक्ष लिख सकते हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार देखिए इस वर्ग समीकरण के एक पक्ष में x का मान यदि हम -5 रखते हैं तो हमको दूसरा पक्ष 0 मिल जाता है, दायां पक्ष मिल जाता है। तो इससे मतलब क्या है कि ये जो x का मान हम -5 लेके चल रहे हैं इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखें, चूंकि x बराबर -5 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः x बराबर -5 इसका एक मूल है, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है। अब दूसरा वैल्यू जो है उसको हमको चेक करना है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस। x के जगह में केवल हमको -1 रखना है, x के जगह में -1 रखने पर तो ये बायां पक्ष देखिए इसका पुनः, ये बायां पक्ष बराबर x² प्लस 6x प्लस 5। x² मतलब -1/2 प्लस 6 × -1 प्लस 5। तो ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो ये धन 1 हो जाएगा। 6 × 6 करेंगे ऋण 6, पुनः यहाँ पे अलग अलग चिन्हों का गुणा हो रहा है और ये धन 5। तो 1 और 5 दोनों धनात्मक है, दोनों जुड़ेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और ये ऋण 6 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ पर भी देखिए x के जगह में यदि हम ऋण 1 रखते हैं दिए गए वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष में तो हमको पुनः 0 मिल रहा है, अर्थात x बराबर ऋण 1 भी इस समीकरण का मूल है। तो इस प्रकार कोई भी वर्ग समीकरण में यदि कोई वैल्यू दिया हुआ है x का मान, तो उसको उस समीकरण में रख कर यदि दोनों पक्ष का मान बराबर आ जाता है तो आप चेक कर सकते हैं कि वह मूल है। और यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है, दायां पक्ष हमको नहीं मिलता है, तो वह उस समीकरण का मूल नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार किसी भी समीकरण के मूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस द्विघाती वर्ग समीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है आप उसको नोट करेंगे। ये जो बोर्ड एग्जाम सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 में वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये सिलेबस से फिलहाल इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। वर्ग समीकरण का जो अनुप्रयोग है, वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग, साथ ही साथ वर्ग समीकरण के हल का पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इन दोनों पॉइंट को जो है हटा दिया गया है केवल 2021 के लिए। चूँकि लॉकडाउन के कारण बोर्ड क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई है, जिसके कारण असाइनमेंट के आधार पर 30% मार्क जुड़ने वाला है। असाइनमेंट का कितना 30% जुड़ने वाला है, जिसके कारण जो है इन 30% में कुछ टॉपिक को अलग अलग अध्याय का वहाँ से इरेज कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। तो इस वर्ग समीकरण में ये वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग
और पूर्ण वर्ग विधि, किसी भी समीकरण को, वर्ग समीकरण को हल करने का जो पूर्ण वर्ग विधि है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो इन दोनों टॉपिक को बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो हम अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण का हम हल किस प्रकार ज्ञात करें और उस हल को ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का हम उपयोग करें। तो सबसे जो हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, सूत्र विधि, सूत्र विधि देखें हम वर्ग समीकरण को हल करना। चूँकि गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इस सूत्र का निर्माण किया था तो इसको श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग समीकरण के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चूँकि वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर ये जो है शून्य के बराबर नहीं होता। यदि a 0 हो जाएगा तो देखिए हमको ये पहला पद कैंसिल हो जाएगा और केवल bx प्लस c मिलेगा, जो कि एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे जो हम वर्ग समीकरण की बात कर रहे हैं वो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते यहाँ पे। साथ ही साथ a, b और c जो है अचर पद हैं या फिर कहें वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या लिखें यहाँ पे, ये वास्तविक संख्या। साथ ही साथ a को ध्यान देना है, x² का जो गुणांक होगा उसी को हम a के रूप में लिखेंगे। चूंकि श्रीधराचार्य में हमको केवल दिए गए वर्ग समीकरण के a, b, c के मान को हमको पहचानना रहता है, इसीलिए हमको विशेष ध्यान देना है कि a क्या है, x² गुणांक को लेंगे, b अर्थात x का गुणांक लेंगे और c जो होगा वो होगा अचर पद होगा। तो यदि वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो श्रीधराचार्य ने इसको हल करने का एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2e। तो यहाँ पे जो हमने ABC अलग से हमने आइडेंटिफाई किया है उसको विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में केवल ABC का मान ही रखना है हमको और इसको हल करना है। हल करने के बाद हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं हम कि सूत्र विधि को हल कैसे करें। उसके बाद इसका गुणनखंड विधि हम देखेंगे कि किसी भी वर्ग समीकरण के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग किस प्रकार करेंगे समीकरण को हल करने के लिए। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि यदि वर्ग समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। ध्यान देंगे, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सूत्र विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले जब हम हल इसका निकालेंगे तो हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। कि वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 से x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का तुलना करने पर व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसको तुलना करेंगे। तो देखिए जैसे तुलना करेंगे तो a अर्थात x² का गुणांक, x² गुणांक देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1,
b अर्थात x का गुणांक देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं लेफ्ट साइड में, b का गुणांक यहाँ पे x का गुणांक कितना है 6 है, तो b का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। और c जो अचर पद है, तीसरा पद है, वहाँ पे दिया हुआ है हमको 5 दिया हुआ है। अब ये सूत्र हमारे पास सामने है, इस मान को हमको डायरेक्ट पुटअप करना है इस फार्मूले में। तब देखिए x बराबर माइनस बी, फार्मूले में माइनस है, b की जगह हम रख देंगे 6 प्लस माइनस वर्गमूल में b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर ऋण 4ac 4 इंटू ए। ध्यान देंगे 4ac में तीनों के मध्य में गुणा का चिन्ह रहता है। 4a का मान कितना है यहाँ पे 1 है और c का मान है 5। तो इस प्रकार वैल्यू को हम फार्मूले में रख देंगे और ये हमको मिल जाएगा 2 इंटू ए। 2 इंटू ए का मान देखिए कितना है, ए का मान है 1। अब इसको सिंपल जो गणित के जो 4 संक्रियाएं हैं उन्हीं फॉर्म को ध्यान में रखते हुए इसको हमको हल करना है। तो ये हो जाएगा ऋण 6 प्लस माइनस 6 का वर्ग 6 छिक्का 36 ऋण 4 एकम 4 और ये 4 पंचे हो जाएगा 20 और ये बटे में हमको दे देगा 2 एकम 2। इस प्रकार -6 प्लस माइनस, ध्यान देंगे 36 में यदि हम 20 घटा देते हैं, सभी गणितीय कैलकुलेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले वर्ग करके गुणा किए, अब ऋण चिन्ह है हम घटा दिए, 36 में 20 घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 16 और बटे में 2। तो इस प्रकार ऋण 6 प्लस माइनस 16 के यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो हमको मिलने वाला है 4 और ये बटे में 2। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसके बाद हमको 2 चीज़ ध्यान देना है। जैसे ही हम फार्मूला लिखते हैं, देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ लिखा है माइनस बी के बाद प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोनों चिन्हों को हम एक साथ हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो जब धन चिन्ह लेंगे तो हमको एक हल प्राप्त हो जाएगा और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो हमको दूसरा हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दिए गए समीकरण का हमको मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए एक अलग से पेज में हम लेके चलते हैं। तो ये जो x का मान है हमको मिला हुआ है ऋण 6 प्लस माइनस 4/2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह जब लेंगे तो देखिए ये x बराबर हमको क्या दे देगा -6 प्लस 4/2। तो यहाँ पे ऋण 4 और धन 4 चूंकि दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, ये दोनों घट जाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे ऋण 2/2 और ये 2 एकम 2 अर्थात ऋण 1। तो इस प्रकार x का मान हमको ऋण 1 मिल जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में आपको इस प्रकार हल करना है और ये हो जाएगा x इक्वल टू -6 - 4/2। तो x बराबर हो जाएगा, ये ऋण 6 और ऋण 4 दोनों समान चिन्ह है, जुड़ के हो जाएगा ये ऋण 10 बटे में 2 और 2 का पहाड़ा 5 बार यदि हम पढ़ते हैं तो ये ऋण 5। तो इस प्रकार x के हमको 2 मान मिलते हैं, ऋण 5 और ये ऋण 1। बिल्कुल यही प्रश्न हम मूल है कि नहीं चेक करने के लिए हमने एक प्रश्न हम हल किया था, उसी प्रश्न को हमने वर्ग समीकरण के सूत्र विधि द्वारा हमने इसको हल किया है। तो इस प्रकार x का मान हमको ऋण 5 और ऋण 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप सूत्र विधि से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला इसी में देखिए वर्ग समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक तो मध्य पद को तोड़कर या फिर कहें इसी को गुणनखंड विधि। मध्य पद को तोड़कर या गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए वर्ग समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी प्रश्न इसमें आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको एक प्रश्न हल करेंगे। जैसे कि हम एक प्रश्न ले रहे हैं x² - 4x + 4 = 0 का
हल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि के लिए वही चीज जो बहुपद में ऑलरेडी हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते हैं, उसी विधि से हम इसको हल करेंगे। तो हल में देखिए, हल में हमेशा ध्यान देना है, हमको दोनों पक्षों को लेकर चलना है। हल में हमको हमेशा ध्यान देना है कि हमको दोनों पक्ष को लेकर चलना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। और मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे? मध्य पद को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आप चाहें तो अपने रफ पेज में कर सकते हैं एग्जाम के टाइम, कि दो पद हमको लेना है और दोनों का योगफल x के गुणांक के बराबर होना चाहिए। x के गुणांक के बराबर होना चाहिए और x का गुणांक कितना है यहाँ पे? ऋण 4 है। अगला, इन्हीं दो पदों को यदि हम गुणा करें तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणित अचर पद के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए यहाँ पे 1 है और अचर पद कितना है? 4। तो इस प्रकार 4 एकम 4 के बराबर होना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या है? तो वो दो संख्या को आपको सोचना है। तो ये 4x को हम इस प्रकार 2x और ऋण 2x के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये जो 4x है वो ऋण 2x के रूप में स्प्लिट हो गया। इसी को स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। दो पदों के रूप में टूट गया। ऋण 2 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो ऋण 4 मिल जाएगा और ऋण 2 गुणित ऋण 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। इस प्रकार ये जो ऋण 2 है, इन दोनों कंडीशनों को क्या करता है? होल्ड करता है। जोड़ें तो ऋण 4 के बराबर और गुणा करें तो प्लस 4 के बराबर। अब दो की जोड़ी बना देंगे इस प्रकार, और हम जो पद कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन निकालें तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे देखिए, हमको माइनस 2 बचाना है तो उसके लिए हमको माइनस 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ऋण कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे धन x बचेगा और यहाँ से ऋण कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऋण 2 बचेगा, इस प्रकार 0। तो दोनों में देखिए x माइनस 2 कॉमन निकल गया, x माइनस 2 और हमारे पास बचता है x और ये माइनस 2, x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दो पदों का गुणनखंड 0 है यहाँ पे, तो ये x माइनस 2 बराबर हम 0 लेके चलेंगे, या अगला x माइनस 2 बराबर 0। तो इस प्रकार x के लिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये x बराबर हमको 2 देगा और ये x बराबर पुनः हमको 2 दे देगा। तो इस प्रकार x का मान 2 और यहाँ से हमको x का मान 2 प्राप्त हो चुका है। तो ये जो दिए गए वर्ग समीकरण का जो हल है वो x बराबर 2 और 2 है। x के दो मान मिलेंगे और दोनों मान क्या है? यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार किसी भी दिए गए वर्ग समीकरण को आप गुणनखंड विधि से, जो कि मध्य पद को तोड़कर हम गुणनखंड करते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको x का मान निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, बहुपद में भी गुणनखंड कीजिए करके एक प्रश्न पूछता है, तो ये मेथड दोनों में काम आएगा। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडना, बहुपद का गुणनखंड के लिए भी और साथ ही साथ वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए भी। अब इसी सूत्र विधि से हम दिए गए वर्ग समीकरण का प्रकृति ज्ञात करना देखेंगे कि ये जो हमने x प्राप्त किया हुआ है, x के दो मान मिला है हमको, 2 और 2, कि इनकी प्रकृति क्या है? इनकी प्रकृति क्या है? तो हम पहले फार्मूले पे एक बार फिर से विचार करते हैं कि सूत्र विधि से जो हमको मिला हुआ है x का मान ज्ञात करना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो ये जो वर्गमूल के अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विविक्त कर कहते हैं, या फिर इसी को एक और नाम विभेदक। विभेदक का मतलब है कि यहाँ पे जो हमको x के दो मान मिलेंगे, ये दोनों मान किस प्रकार की प्रकृति के हैं, कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक नहीं है, या जीरो होंगे या क्या होंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है डी। डी का मतलब इंग्लिश नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसका हिंदी नाम विविक्त कर है, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी वर्ग समीकरण का यदि हमको विविक्त कर ज्ञात कीजिए कहता है, तो हमको इस प्रकार डी इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होता है। तो ये जो वर्गमूल के अंदर में जो वैल्यू दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डी कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से वर्ग समीकरण में ए बी सी हम आइडेंटिफाई करेंगे और इस फार्मूले में मार्क रख देंगे तो हमको डायरेक्ट डी का मान मिल जाएगा। अब इसमें ये जो विभेदक जो हम कह रहे हैं कि ये डी जो है दिए गए वर्ग समीकरण से जो हमको मूल प्राप्त होगा, दो मूल, उनकी प्रकृति क्या होगी उसको ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगे ध्यान देंगे। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति को जानने के लिए तो सबसे जो पहला कंडीशन वो ये है कि यदि डी का मान हमको 0 से बड़ा मिलता है, दिए गए वर्ग समीकरण का यदि हम विविक्त कर निकालते हैं और ये विविक्त कर का मान 0 से यदि बड़ा मिलता है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। साथ ही साथ दोनों मूल जो है अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे इसके पहले हमने प्रश्न हल किया, उसमें x के 2 मान मिले, 2 और 2, तो वो केस नहीं होगा। एक का मान 2 हो सकता है, दूसरे का मान 3 हो सकता है, इस प्रकार अलग अलग। और पहले मूल को हम अल्फा नाम देते हैं और दूसरे मूल को हम बीटा नाम देते हैं। जब धनात्मक लेंगे तो अल्फा और ऋणात्मक लेंगे तो बीटा, इस प्रकार। दूसरा, यदि डी का मान हमको 0 प्राप्त होता है, हमने विविक्त कर का मान निकाला डी दिए गए फार्मूले मान रखकर, तो डी का मान यदि 0 मिलता है तो मूल वास्तविक होंगे इस केस में भी। साथ ही साथ ये समान भी होंगे, अर्थात ये हमको अल्फा बराबर बीटा मिलेगा और ये जो मान होता है ये माइनस बी अपॉन 2a होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में यदि हम 0 रख देते हैं, यहाँ पे देखिए दिए गए फार्मूला में यदि हम 0 रख देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a। और यही कंडीशन डी इक्वल टू 0 को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तीसरा जो केस है, यदि डी का मान लेस देन 0 मिलता है, अर्थात ये वर्गमूल के अंदर में ऋणात्मक, d इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, ऋणात्मक संख्या मिलता है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, धनात्मक संख्या, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि किसी भी वर्गमूल संख्या के अंदर में ऋणात्मक संख्या जो है एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कहें ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। इसलिए यदि d का मान 0 से छोटा होता है, ऋणात्मक होता है, तो वो जो हमको x का मान प्राप्त होगा या फिर कहें वर्ग समीकरण का जो मूल प्राप्त होगा वह मूल वास्तविक नहीं होगा। इस केस में हम x के मान नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार सूत्र विधि से वर्गमूल के अंदर जो वैल्यू होता है उसको हम विविक्त कर d का नाम देते हैं, और इस विविक्त कर की सहायता से हम x के जो 2 मान प्राप्त होते हैं उसका हम प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। पुनः एक बार d का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, d का मान यदि 0 है तो मूल वास्तविक यहाँ पर भी होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, समान होंगे, एक ही मान मिलेगा हमको। और d का मान यदि लेस देन 0 है अर्थात ऋणात्मक है तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। तो इसके लिए भी एक बहुत ही छोटा सा और बढ़िया हल आप देख सकते हैं इसमें, कि जैसे एक प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक, तो देखिए इसको तुलना यदि हम करते हैं हल में वर्ग समीकरण के व्यापक रूप से, तो ये बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर कितना है यहाँ पे ऋण 4 है अर्थात x का गुणांक, और c बराबर है 2। अब फार्मूला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, केवल फार्मूले में मान रखना है। b का मान देखिए ऋण 4 है तो ऋण 4 का वर्ग किया हमने, ऋण 4 गुणित a का मान 1 और c का मान 2। तो इस प्रकार ये मिल गया हमको 4 चौक 16, 4 चौक 16, ऋण 4 दूनी 8। तो देखिए 16 में 8 घटाएंगे तो हमको 8 मिल गया। तो ये d का मान देखिए हमको कितना मिल गया, यहाँ पे 8 मिल गया। तो इस प्रकार दिए गए वर्ग समीकरण का आप विभेदक या फिर विविक्त कर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको केवल a b c का मान आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद होता है। अब देखिए इसमें एक अगला जो पद है ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि दिए गए वर्ग समीकरण के प्रकृति बताइए। इस वर्ग समीकरण का यदि हम प्रकृति देखना चाहें तो इसी से एक स्टेप और आगे हम करेंगे। यहाँ पे देखिए d का मान 8 मिला हुआ है, 8 मिला है मतलब इन तीनों कंडीशन में देखिए कौन से कंडीशन को ये होल्ड करता है। d का मान 8 है मतलब 0 से बड़ा है, अर्थात पहला केस d का मान 8 है जो कि 0 से बड़ा है,
तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मूल वास्तविक है। केवल इतना करना है। दिए गए वर्ग समीकरण की प्रकृति बताइए कहते ही आपको डी का मान निकालना है, और डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक है। तो इस प्रकार आप वर्ग समीकरण के किसी